Hello friends, again welcome back to Chanakya Group of Economics. लास्ट 25 डेज प्रिपरेशन थ्रू एमसीक्यू सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 4 और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 25 इंपोर्टेड एमसीक्यूज। और इससे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर 1, 2, 3 में 25 एमसीक्यूज की सीरीज। ठीक, सो इसमें आप लोग देखना कि आपका पोटेंशियल लेवल कितना है, आउट ऑफ 25 कितने ठीक होते हैं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है वो कुछ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐड हैं, कुछ न्यू क्वेश्चन ऐड हैं, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐड है। ठीक है, तो मिक्सचर है सभी ये। सो आप लोग देखना ये जितने भी क्वेश्चंस हैं थोड़ा फैक्चुअल बेस्ड जाता है, क्योंकि जो ज़्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं या फिर असेशन रीजनिंग होते हैं वो ज़्यादा लेंथी इसमें ऐड नहीं किए हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें हमें हार्डली 25 to 30 मिनट में कंप्लीट हम लोग कर लेंगे इनको। ठीक, तो जो ज़रूरत पड़ेगा एक्सप्लेनेशन, जहाँ पे ज़्यादा नेसेसरी होगा वहाँ पे हम लोग एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। चलिए, सो जितने भी आपके आंसर्स हैं वो लाइव चैट ऑन रहेगा, तो लाइव चैट में भी आंसर दे सकते हो, और अगर बाद में वीडियो देखोगे तो बाद में आप सिंपली कमेंट कर सकते हो। ठीक, सो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, द टेक्नोलॉजिकल ड्यूलिज्म मीन्स। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ अराइज ये होता है, टेक्नोलॉजिकल ड्यूलिज्म कॉन्सेप्ट गिवन बाय होम। ठीक है, किसने गिवन किया था या फिर किसने दिया था कॉन्सेप्ट, कौन प्रोफेसर इससे रिलेटेड है, पहले ये बताएंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, सो टेक्नोलॉजिकल ड्यूलिज्म, जो भी आपका आंसर है आप कमेंट करिएगा, एक एक करके हम लोग जहाँ नेसेसरी होगा वही आंसर्स, वही हम लोग ऑप्शंस पढ़ेंगे। ठीक, तो राइट आंसर जो भी आपके माइंड में स्ट्रक कर गया होगा। ठीक, तो सबसे पहले जिन्होंने आंसर दिया दैट इज बी हिगिंस। हिगिंस ने कॉन्सेप्ट दिया था टेक्नोलॉजिकल ड्यूलिज्म। ठीक है, फाइनेंशियल ड्यूलिज्म भी है, उसके बाद ज्योग्राफिकल ड्यूलिज्म है, तो ये ड्यूलिज्म की थ्योरीज पे कर ले रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड की इंपॉर्टेंट है। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज को एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल सेक्टर यूजिंग ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न सेक्टर यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप द थ्योरी ऑफ सर्कुलर कॉजेशन। ठीक है, कॉजेशन थ्योरी, तो कॉजेशन थ्योरी किसने दी थी, अगेन कॉजेशन थ्योरी। ठीक है, इसको हम लोग ग्रोथ की प्रोस्पेक्टिव से भी और इंटरनेशनल ट्रेड की प्रोस्पेक्टिव से भी यूज करते हैं। ठीक, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, दैट वाज गिवन बाय गुनर मेडल। ठीक है, गुनर मेडल का ये कॉन्सेप्ट है, दैट इज सर्कुलर कॉजेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, which among the following variables are used to measure the fertility rate of a population। ठीक है, फर्टिलिटी रेट हमने यहाँ पे दो चार कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे जीएफ ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट है, नेट रिप्रोडक्शन रेट है, टीएफआर है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें यूजफुल होती हैं फॉर मेजरिंग फर्टिलिटी रेट। चलो अब देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन कौन से मैच करते हैं या कौन कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं फॉर मेजरिंग फर्टिलिटी रेट। ठीक है, वुमेन इन द एज ऑफ रिप्रोडक्टिव एज 15 to 49, फीमेल इन द टोटल पॉपुलेशन, या फिर नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स, या फिर नंबर ऑफ गर्ल्स, दैट इज नंबर ऑफ गर्ल्स बिलो 15 ईयर्स। ठीक, तो जो इसमें करेक्ट आंसर है, हम लोग करेक्ट आंसर की तरफ चलेंगे बाद में, तो एक बार देख लेते हैं कि फर्टिलिटी रेट को मेजर करने में कौन कौन सी चीज़ें यूज होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्रूड बर्थ रेट को ऐड किया जाता है कई बार, इससे हम लोग फर्टिलिटी रेट पता कर पाते हैं। उसके बाद ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट, नेट रिप्रोडक्शन रेट, ये भी ध्यान में रखना, ये बातें थोड़ी सा रिलेटेड हैं लेकिन हाँ समझने वाली हैं। ठीक है, और चाइल्ड वुमेन रेशो, ये भी हम लोग पता करते हैं ड्यूरिंग टू आइडेंटिफाई या फिर मेजर फर्टिलिटी रेट। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है और ऑप्शन बी भी बिल्कुल करेक्ट है, फीमेल इन द टोटल पॉपुलेशन, और जो ये वाली थर्ड एंड फोर्थ है करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड दैट इज ए इज करेक्ट। Okay, question number 4. According to Union Budget 2021-22, largest share of rupee revenue spent on। ठीक है, रुपीज का जो लार्जेस्ट पोर्शन है किस पे खर्च हो रहा है अकॉर्डिंग टू रिसेंट, जो भी रिसेंट एलोकेशन हुआ ना बजट का उसके अकॉर्डिंग 2021-22 का। तो लार्जेस्ट शेयर है, थोड़ा सा इजी भी है क्वेश्चन। ठीक है, लार्जेस्ट शेयर किसका है, हम लोग राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो जो इंटरेस्ट रेट है सबसे लार्जेस्ट शेयर है। ठीक है, जहाँ रुपीज गोज टू में, तो रुपीज जो हमारा सबसे ज़्यादा आउटफ्लो करता है इंटरेस्ट पेमेंट के रूप में, और उसके बाद जो अदर वेरिएबल हैं ये भी थोड़ा सा देख लो, हो सकता है कभी यूज़ आ जाए। ठीक, सो स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस 16%, उसके बाद सेंट्रल स्कीम्स 9% और सब्सिडी भी 9%। ओके, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज
ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग विद लिक्विड असेट्स। ठीक है, इनको आपने क्या करना है, लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग इनको रैंक देना है। ठीक है, जो मोस्ट लिक्विड है उसको फर्स्ट रखना है। सो मोस्ट लिक्विड फर्स्ट। सो करेंसी जो है सबसे ज़्यादा लिक्विड है। अब उसके बाद बताना है कि कौन कौन से ज़्यादा लिक्विड है। ठीक है, सो चलिए हम लोग राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं, और जो भी आपका राइट आंसर है उसको आप लाइव चैट ऑन है, लाइव चैट में आप उसको कमेंट कर सकते हैं। ठीक, सो देखते हैं हम लोग कौन सा ऑप्शन है। तो फर्स्ट में जो लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा होती है, तरलता, वो होती है करेंसी की। ठीक है, क्योंकि इजिली एक्सेप्टेबल होता है और इजिली एक्सचेंज हो जाता है करेंसी, नंबर 1। दूसरे में जो आपका पैसा बैंकों के पास है, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट, वो ज़्यादा लिक्विड होता है। तीसरे में सेविंग डिपॉजिट आपका या चाहे किसी बैंक में है या फिर चाहे किसी कई बार होता है कि हमारा पोस्ट ऑफिस में होता है। ठीक है, देन थर्ड वन, और जो फोर्थ जो थोड़ा कम लिक्विड है वो है टाइम डिपॉजिट। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट वगैरह। सो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस होना चाहिए 4, देन 1, देन 3, देन 2। सो दैट इज 4 1 3 2। ठीक है, 4 देन 1 एंड देन 3 2। बिल्कुल जो डी आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको सेट करने हैं। ठीक, तो वही जो थ्योरीज हैं इंटरनेशनल ट्रेड की, ये चारों थ्योरीज में से कुछ मिस मत करना। चारों थ्योरीज अपने आप में सुपर श्योर है, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ठीक है, खैर अवेलेबिलिटी थ्योरी जो है ये पूछ लेता है कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो हम लोग ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से कॉन्सेप्ट किसने दिए थे। ठीक, आप लोग तब तक जो उनकी क्रोनोलॉजी बनेगी वो सेट करिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो थ्योरी है वो हैबरलर की थ्योरी है, हमें सबको पता है, दैट इज हैबरलर ने दी थी, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। कंपैरेटिव कॉस्ट रिकार्डो का कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद क्रैविश की थ्योरी है अवेलेबिलिटी। ठीक, दैट इज क्रैविश, और उसके बाद एब्सोल्यूट थ्योरी एडम स्मिथ। चलिए अब देखते हैं टाइम ड्यूरेशन क्या है इनका। ठीक है, जो क्रैविश की थ्योरी है, क्रैविश की थ्योरी का जो टाइमिंग है वो है 1956, और हैबरलर की थ्योरी का जो टाइमिंग रफली हम लोग कैलकुलेट करें 1936, और रिकार्डो 1817, और जेडम स्मिथ की जो बुक थी वेल्थ ऑफ नेशन 1776 के आसपास। ठीक, तो क्रोनोलॉजी में सबसे जो फर्स्ट है वो है आपका थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट, फिर उसके बाद बी, सो दैट इज डी, देन डी। तो हमारा जो राइट आंसर जा रहा है दैट इज ए। ठीक है, ये जा रहा है, एंड देन ए एंड देन सी। तो ए भी नंबर 1 जिसका ऑप्शन है या जिन्होंने भी आंसर दिया करेक्ट है बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, विद रेफरेंस टू बीओपी विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट द करेंट अकाउंट। ठीक है, कौन कौन से इसमें करेंट अकाउंट के कंपोनेंट है। ठीक है, बीओपी के 2 अकाउंट है मेनली, करेंट और कैपिटल। सो करेंट अकाउंट के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। ठीक है, एक बात हिंट दे देते हैं आपको, करेंट अकाउंट में 3 चीज़ें मेनली आती हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ठीक है, और इसमें जो आती हैं यूनिलेटरल पेमेंट्स। ठीक है, एक तरफा पेमेंट होती है जो यूनिलेटरल, दैट इज यूनिलेटरल पेमेंट। ठीक है, जो एक तरफा गिफ्ट, डोनेशंस वगैरह। चलिए अब हम देखते हैं कि राइट आंसर क्या होना चाहिए। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड, नंबर 1 है बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, बैलेंस आपका जो आंसर है वो आप कमेंट कर लीजिए फटाफट। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में 2 चीज़ें आती हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। फॉरेन एसेट्स, जितने फॉरेन एसेट्स हैं वो फॉरेन एसेट्स आ जाती हैं अपनी कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद BO, दैट इज बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स। बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स होते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ठीक है, इनविजिबल्स, तो ये भी करेक्ट है। और बैलेंस ऑफ ट्रेड में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक, और उसके बाद स्पेशल ड्राइंग राइट्स। स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ठीक है, मनी से कुछ लेना देना है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स से, तो ये डायरेक्टली जुड़ा हो जाएगा आपका कैपिटल अकाउंट से। तो 1 और 3, ठीक है, जो करेक्ट आंसर है 1 और 3, दैट इज 3rd। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच। ठीक है, करेक्टली मैच जो नहीं हो रहा है वो आपने बताना है। सो वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड्स लोन फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, IMF help in correcting BOP, RBI control over money supply through fiscal policy, या WTO generally forbids the use of quantitative restriction of trade। ठीक, तो राइट आंसर की तरफ हम लोग चलते हैं। जो राइट आंसर है दैट इज RBI। ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो पॉलिसी अडॉप्ट करती है गवर्नमेंट, दैट इज RBI, वो करती है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, मॉनेटरी
पॉलिसी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, अरेंज द फॉलोइंग टैक्सेस इन ऑर्डर टू देयर कंट्रीब्यूशन इन द जीडीपी हाईएस्ट टू लोएस्ट। ठीक है, एज पर 2021-22। तो यहाँ पब्लिक फाइनेंस के जो इस टाइप के क्वेश्चन हैं उनकी अच्छे से तैयारी कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन कुछ दे सकता है यूजीसी इस बार। ठीक है, सो अगर हम बात करें एडमिट कार्ड की भी, तो एडमिट कार्ड भी 4 या 5 दिन में अपलोड हो सकता है। ठीक है, तो क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, तो 4-5 दिन तक ये एडमिट कार्ड भी आ जाना चाहिए। चलिए, सो अब हम देखते हैं कि इस जो ये वाला बजट था इसमें टैक्स एलोकेशन कितना था, या फिर टैक्स जो कलेक्शन था वो कितना था। तो सबसे ज़्यादा जो टैक्स कलेक्शन था अभी अकॉर्डिंग दीज ऑप्शंस, ठीक है, वो था जीएसटी 15%, और उसके बाद इनकम टैक्स 14%, और कॉर्पोरेशन टैक्स 13%। ठीक है, और फिर यूनियन एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी 8%। चलिए अब क्रोनोलॉजी सेट कर लीजिए। सो जीएसटी 15%, तो 4, देन उसके बाद फर्स्ट, देन उसके बाद 3 एंड देन 2। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू जेम्स ड्यूजनबेरी इंडिविजुअल कंजप्शन पैटर्न इज। ठीक है, जेम्स ड्यूजनबेरी ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था पहले ये बताएंगे। ठीक है, एब्सोल्यूट थ्योरी थी या फिर रिलेटिव थ्योरी थी, कौन सी थ्योरी थी। ठीक, उसके बाद अब ऑप्शंस देखिए। ठीक है, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस कॉन्सेप्ट गिवन बाय ड्यूजनबेरी, और उसके बाद नंबर 1 ऑप्शन है कंजप्शन पैटर्न इज रिवर्सिबल, क्योंकि जो केंज ने कॉन्सेप्ट दिया था, केंज की कंट्राडिक्टरी थ्योरी थी। ठीक है, केंज के ऊपर ही इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। सो 2 अजम्पशंस कंट्राडिक्टरी थी और दोनों ही इसमें बात की गई है। तो नंबर 1 कंजप्शन इज पैटर्न इज रिवर्सिबल। चलिए हम लोग राइट आंसर की तरफ चलते हैं, आप लोग जो आंसर है आपको वो फ्रेम आउट करते रहिए। सो कंजप्शन पैटर्न इज रिवर्सिबल। ठीक है, केंज मानता था कि कंजप्शन पैटर्न रिवर्सिबल होगा, लेकिन अकॉर्डिंग रिवर्सिबल का मतलब होता है कि अगर जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी तो वैसे कंजप्शन भी बढ़ेगा। ठीक, और जैसे इनकम घटेगी तो कंजप्शन भी घट जाएगा, दैट इज रिवर्सिबल। बट ड्यूजनबेरी का मानना ये नहीं था। ड्यूजनबेरी मानता था जैसे इनकम बढ़ेगा तो वैसे कंजप्शन भी बढ़ेगा, लेकिन जैसे इनकम कम होगा कंजप्शन कम नहीं होगा। ठीक, कंजप्शन कम नहीं होगा, कंजप्शन उतना ही कांस्टेंट रहेगा। तो कंजप्शन पैटर्न इरिवर्सिबल बोलता था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ड्यूजनबेरी, तो ये करेक्ट है। उसके बाद कंजप्शन पैटर्न इज इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, अभी अकॉर्डिंग टू केज इट इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, डिपेंड नहीं करता दूसरे पे, लेकिन ड्यूजनबेरी का कहना था दैट इज सरपास ऑफ जोनेसिस। सरपास ऑफ जोनेसिस एक कंडीशन दी थी, दैट इज जो ड्यूजनबेरी ने, इसका मतलब है कि आपके जो नेबरहुड्स है, ठीक है, जो आपके पड़ोसी हैं वो कैसा रिएक्ट करते हैं, तो इंटरडिपेंडेंस है। ठीक है, उनको दिखाने के लिए तो आपने डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट करना है, रेस्ट इफेक्ट, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, ठीक है, सब इसी से जुड़े हुए हैं। सो कंजप्शन पैटर्न इज इंटरडिपेंडेंट होता है। तो 2 and 3 स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है और लुबिस की थ्योरी से बिल्कुल परफेक्ट मैच खाता है। ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंगली चलिए आंसर देखते हैं हम लोग। तो डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट इज मोस्टली फाउंड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। आपका जो भी ऑल्टरनेटिव आप करेक्ट लग रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करके जो भी ऑप्शन करेक्ट है उसको आप लोग लाइव चैट में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट मोस्टली फाउंड इन एग्रीकल्चर सेक्टर बिल्कुल करेक्ट है। देयर इज सरप्लस लेबर इन एग्रीकल्चर बिल्कुल सही है। एंड देयर इज सरप्लस लेबर कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में जो सरप्लस लेबर है, सरप्लस लेबर तो पहले ही यहाँ पे जो ज़्यादा लेबर है वो कंट्रीब्यूशन क्यों देगी सिग्निफिकेंट, ठीक है, प्रोडक्शन में, क्योंकि जितने लेबर चाहिए उससे ज़्यादा लेबर काम कर रही है, तो ये ऑप्शन गलत है। नंबर ऑफ लेबर इंक्रीजेस देन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस इन द स्मूथ मैनर। ठीक है, तो ये कह रहे हैं जैसे जैसे लेबर बढ़ेंगे एग्रीकल्चर फील्ड में तो प्रोडक्टिविटी भी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ऐसा नहीं है, डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट जैसे ही होता है वहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी हो जाती है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट दैट इज 0 हो जाती है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो फर्स्ट एंड सेकंड जिसका भी आंसर है बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही जा रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, मैच द फॉलोइंग लिस्ट। ठीक है, कुछ थ्योरीज हैं और कुछ इकोनॉमिस्ट है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, या तो ये क्वेश्चन आपको इंडिविजुअल पूछेगा या फिर ग्रुप में पूछेगा, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर मोस्ट बेसिक है क्वेश्चन वो है इनोवेटिव थ्योरी। ठीक है, जुड़ा हुआ है शुम्पीटर से। आपकी जितनी भी क्वेश्चनिंग है वो सॉल्व आउट हो जाएगी। ठीक है, तो रिस्क थ्योरी, जो रिस्क थ्योरी है दैट इज हाउले थ्योरी, और उसके बाद डायनेमिक थ्योरी। ठीक है, डायनेमिक थ्योरी
क्लार्क और अनसर्टेनिटी थ्योरी नाइट की थ्योरी। ठीक है, ये अनसर्टेनिटी थ्योरी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ चुका है। अनसर्टेनिटी क्वेश्चन या फिर रिस्क थ्योरी या फिर इनोवेटिव थ्योरी, तो ये इंडिविजुअल भी आ सकता है। ठीक है, सो फर्स्ट का 2, सेकंड का 3, फर्स्ट का 2, सेकंड का 3 एंड देन 4 एंड देन 1, जिसका भी सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। Now next question number 13, consider the following statement describe the relationship between MPC and the value of multiplier। ठीक है, दो चीजों का रिलेशन MPC एंड वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक है, मल्टीप्लायर जो हम लोग के लिख देते हैं कई बार के। ठीक, सो आप लोग एक बार अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए, फिर हम लोग राइट आंसर की तरफ मूव करते हैं। सो नंबर 1, हायर द एमपीसी लोअर इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। बिल्कुल गलत है, एमपीसी और मल्टीप्लायर का पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है, ये गलत है। हायर द एमपीसी हायर द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, बिल्कुल ठीक है। और एमपीसी इज 0, द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी इन्फिनिटी। चलिए चेक करके देख लेते हैं। 1 - 1 1/1 माइनस एमपीसी, एमपीसी 0, सो दैट इज 1/1 इक्वल टू 1। बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी गलत है। सो इन्फिनिटी नहीं होगा, यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, उसके बाद वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर कैन वेरी फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर 1 से लेके इन्फिनिटी तक मूव कर सकता है, बिल्कुल करेक्ट है। और 1 हो सकता है जब एमपीसी की वैल्यू 0 है। ठीक है, और इन्फिनिटी कब होगा? जब एमपीसी की वैल्यू 1 होगा। सो जो बी और डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, विच अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग वुड शो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एज टाइपिकली एसोसिएट विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की 3 डिफरेंट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के स्टेजेस हैं। इनको अच्छे से कर लेना क्योंकि ये बार बार रिपीट होकर यही आ रहे हैं। पीजीटी में भी आ रहे हैं, सेट में भी आ रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, और यूजीसी नेट में ही पूछ लेता है कई बार। ठीक है, सो एक बार अच्छे से एनालिसिस कर लिए, फिर आंसर दीजिए, फिर हम लोग चलते हैं राइट आंसर की तरफ। चलिए अब राइट आंसर की तरफ मूव करते हैं। तो पहला जो स्टेज है, ठीक है, जो पहले ट्रांजिशन स्टेज है, उसमें हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट। ठीक है, बर्थ रेट भी हाई और डेथ रेट भी हाई, दोनों ही हाई रहती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे बर्थ रेट, जो हाई बर्थ रेट, दैट इज बर्थ रेट तो हाई रहता है, लेकिन यहाँ पे जो डेथ रेट है, डेथ रेट थोड़ा लो होना शुरू कर देती है। बर्थ रेट रिमेन हाई, ठीक है, हाई रहता है। थर्ड स्टेज में लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। ठीक है, तो इसमें डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ही लो रहती हैं। ठीक है, बर्थ रेट भी लो और डेथ रेट भी लो। ठीक है, तो तीनों स्टेजेस दैट इज 3 to 1 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अरेंज द फॉलोइंग ऑफ ग्रोथ इकोनॉमिस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, अगेन ग्रोथ की जो इकोनॉमिस्ट है उनको अपने क्रोनोलॉजी में सेट करना है, और ये चारों ही ग्रोथ की थ्योरीज को इंडिविजुअल कर लेना। चारों ही थ्योरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुपर श्योर जो बोलते हैं ना कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, सुपर श्योर। ठीक है, ये भी सुपर श्योर टॉपिक्स हैं चारों। ठीक, चलिए इनकी क्रोनोलॉजी देख लीजिए, सबसे पहले कौन सा आना चाहिए, बाद में कौन सा आना चाहिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं राइट आंसर की तरफ। ठीक, सो टाइम ड्यूरेशन हम लोग यहाँ मेंशन कर देते हैं। जो हेरोड का टाइम है वो है 1939। ठीक है, और डॉमर की जो थ्योरी आई थी 1946 में। फिर शुम्पेटर की जो टाइमिंग है, ठीक है, 1911 में शुम्पेटर की थ्योरी फर्स्ट। ठीक है, और जो थ्योरी थी उसका नाम लिख लीजिए, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, याद रखना, ये कई बार इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछ सकता है। और रोस्टो की जो थ्योरी थी, रोस्टो ने 1960 में डेवलप की थी। ठीक है, 5 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट या ग्रोथ। फिर सोलो की, ठीक है, सोलो की थ्योरी 1956। चलिए अब इसको क्रोनोलॉजी सेट कर लीजिए। सो जिसका भी आंसर फर्स्ट में बी, दैट इज शुम्पेटर, और उसके बाद 1939 ए, फिर उसके बाद सी, और उसके बाद डी। ठीक है, जिसका भी ये आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द पब्लिक फाइनेंस इज नॉट करेक्ट। ठीक है, लास्ट ईयर जो एग्जाम है उसमें से क्वेश्चन पिक आउट किया हुआ है। ठीक है, पब्लिक फाइनेंस का कौन सा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, सो पब्लिक फाइनेंस बेसिकली जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स है, हर एक सब्जेक्ट में कुछ न कुछ लेवल तक यूज होते ही हैं। ठीक है, तो इंश्योर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ये तो है ही है, और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो गवर्नमेंट का मेन रोल है, ठीक है, पब्लिक फाइनेंस के थ्रू, वो भी यही है, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। ठीक
ठीक है। दूसरा है इंश्योर रिडक्शन ऑफ एडवर्स बीओपी, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ना, ये पब्लिक फाइनेंस का एक ऑब्जेक्टिव नहीं है। फिर उसके बाद एक्सेलरेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पेश करना भी फाइनेंस का काम है, ठीक है, क्योंकि ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। उसके बाद है डिजायर्ड स्टेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन इनकम ऐसा होना चाहिए कि जो गरीबों के लिए और अमीरों के लिए, मतलब दोनों के लिए ठीक रहे, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर है इसमें दैट इज बी, नॉट रिलेटेड विद पब्लिक फाइनेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, इफ डर्बन वाटसन स्टैटिस्टिक्स टेक्स वैल्यू नियर 4 देन व्हाट विल द ऑटो कोरिलेशन एग्जिस्ट, ठीक है। क्वेश्चन समझ लो इजिली पहले। तो कह रहा है कि डर्बन वाटसन टेस्ट, ठीक है, ऑटो कोरिलेशन को मेजर करता है, और डी स्टैटिस्टिक्स हम लोग इसका नाम देते हैं डी स्टैटिस्टिक्स, ये 1951 में डेवलप किया था। तो उसके अकॉर्डिंग अगर ये टेस्ट की वैल्यू 0 to, टेस्ट की जो वैल्यू है वो 0 to 4 तक ही वेरी करती है, ठीक है। अगर नियर 4 वैल्यू है तो ऑटो कोरिलेशन कैसा है, ठीक है, ये बताना है आपने। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं इकोनोमेट्रिक्स से। सो इसमें अगर 2 तक, ठीक है, 0 to 2 तक अगर वैल्यू कोई लाई करती है तो वो पॉजिटिव माना जाता है, अगर 2 to 4 कोई मान रहा है तो वो नेगेटिव माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 4 की वैल्यू है तो वो नेगेटिव है, ठीक है। सो दैट इज नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन एक्सिस्ट। और दैट इज 2 पे जो है, 2 पे हम लोग मान लेते हैं देयर इज नो ऑटो कोरिलेशन, ठीक है। ये भी देख लो, कई बार आ सकता है नो ऑटो कोरिलेशन। और 1.5 से लेके 2.5 तक की वैल्यू है तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल ऑटो कोरिलेशन, ठीक। तो यहाँ जो राइट आंसर दैट इज नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन। Okay, next question number 18. When price of the firm is 25 and MR is 20, then find out monopoly power of the firm. तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप लोग लर्नर का मोनोपोली पावर, ठीक है, कॉन्सेप्ट यूज करिए, आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। लर्नर की जो मोनोपोली पावर थी, लर्नर्स मोनोपोली पावर, ठीक है, फॉर्मूला यूज करिए, अपने आप निकल जाएगा। चलिए हम लोग सॉल्व आउट कर लेते हैं इसको। दैट इज लर्नर मोनोपोली पावर, ठीक है, दैट इज प्राइस माइनस MC अपॉन प्राइस, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए, सो इक्विलिब्रियम कंडीशन में यहाँ MR दिया हुआ है, लेकिन यहाँ MCL, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में ना जो MR होता है वो MC के बराबर होता है। तो ऐसे भी लिख सकते हो आप MC माइनस MR अपॉन प्राइस, ठीक, क्योंकि जो एट इक्विलिब्रियम पॉइंट MR इक्वल टू MC। चलिए आप फाइंड आउट करिए, अब तो इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। सो जो प्राइस की वैल्यू है, यहाँ पे प्राइस कितना है 25, उसके बाद मार्जिनल रिवेन्यू कितना है 20 और प्राइस 20, ठीक है। सो 20 माइनस 5 दैट इज 5 अपॉन 25 और 5 अपॉन 25, ठीक है, यहाँ 0 करेंगे दैट इज 0.2, ठीक है। तो 0.2 जिसका भी आंसर है बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज 0.2 डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 19. For a moderately skewed distribution, the value of mode is 24 and value of median is 30, then mean will be, ठीक है। मीन की वैल्यू क्या है, इसमें आपको थोड़ा पेन और पेपर की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि बिना पेन पेपर के सॉल्व आउट आपका नहीं होगा, ठीक। तो आंसर क्या होगा ये फटाफट कैलकुलेट कर लीजिए। उसके बाद हार्डली आपको जिसको कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है, ठीक है, हार्डली इट विल टेक 30 सेकेंड्स। चलिए हम लोग जो इसको सॉल्व आउट करते हैं वो मोड के थ्रू करते हैं, ठीक है। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये वाले फॉर्मूले से। चलिए आगे हम सॉल्व आउट कर लेते हैं। जो मोड की वैल्यू है 24 है एंड 3 मीडियन की वैल्यू 30 माइनस 2 मीन की वैल्यू भी नहीं दी है। तो जो मीन है वेरिएबल जुड़ा हुआ है उसको हम लोग लेफ्ट साइड लेके आएंगे, दैट इज 2 मीन इक्वल टू ये हो गया 90 माइनस 24, ठीक है। सो ये हो गया 2 मीन इक्वल टू 90 माइनस 24, सो इट इज 66, ठीक है। सो मीन की वैल्यू कितनी आई 66 बाई 2, दैट मीन्स 33। तो 33 जिसका भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, अगेन बेसिक थ्योरीज है, बेसिक थ्योरीज, ठीक है। ये बेसिक थ्योरीज जितनी भी थ्योरीज हैं या जितनी भी थ्योरी आ चुकी है पीछे, ठीक है, ये बंच में, तो इनको तो आप इजिली कर लेना, इनसे कुछ मिस मत करना, ठीक है। जो क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी, हम लोग सीधा राइट आंसर की तरफ भी चलते हैं, ठीक है। आपका जो आंसर है उसको कमेंट ऑफ करिएगा, ठीक है। क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी जो दी है लेवेंस्टाइन की थ्योरी है, और उसके बाद न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल, ठीक है, न्यू क्लासिकल ग्रोथ
मॉडल, सोलो का मॉडल है। और उसके बाद डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन सीपी ब्लेकर, और सीपी ब्लेकर ना इंडिविजुअल पूछ चुका है कई बार, इंडिविजुअल भी और ग्रुप में भी। और एज ऑफ हाई मास कंजप्शन, ठीक है, सो दैट इज रोस्टो। चलिए अब पेयर मैच कर लीजिए, फर्स्ट का 4 एक ही में मैच करता है, तो कई बार आपका एक ही अगर आपको आता है ना अच्छे से, तो उसी से ही आपका पूरा आंसर निकल आएगा, ठीक है। ये तो इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल आपके मिस नहीं होने चाहिए, वो तो सुपर श्योर है आपको वो क्वेश्चन 1 नंबर देंगे ही देंगे, ठीक है। सो आपका ये नंबर प्लस करेंगे ही करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, अगेन इसे बताना आपको कौन सा पेयर मैच नहीं है करेक्टली, ठीक है। सो एक साइड है कॉन्सेप्ट, दूसरी साइड है ऑर्गेनाइजेशन, मतलब पब्लिश्ड। सो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स पब्लिश्ड बाय UNDP, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स यूनाइटेड नेशंस, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। कौन सा इसमें से पेयर मैच सही नहीं है? चलिए जो सही नहीं है वो तो हो जाएगा, लेकिन जो मैच कर रहे हैं, ठीक है, इस प्रोसेस में आप लोग ये भी सीख जाओगे, ठीक। तो जो राइट आंसर है इसमें जो करेक्टली मैच नहीं कर रहा वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, यूनाइटेड नेशन ने वो नहीं दिया है। बताएंगे फटाफट कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। फाइनेंशियल लास्ट भी अब हमारा सेकंड था, ठीक है, 25 जो सीरीज थी हमारी 25 MCQs की, उसमें ये सेकंड, ये थर्ड, दैट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स हमने बताया था, ठीक है, डिस्कस किया था। सो इट वाज पब्लिश्ड बाय फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स बाय RBI, ठीक है, RBI। क्वेश्चन नंबर 22, अगेन लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में तो आपके कोई क्वेश्चन मिस नहीं होने चाहिए, इतने लेवल की तैयारी आपकी होनी चाहिए। सो केंज, तो जो भी आंसर है वो अब देख लीजिए, लेकिन हम लोग राइट आंसर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। केंज का जो कॉन्सेप्ट है, केंज बोलते हैं इंटरेस्ट इज मॉनेटरी फिनोमिना, और ये इंडिविजुअली क्वेश्चन आ चुका है। इरविंग फिशर, ठीक है, फिशर का कहना है कि जो इंटरेस्ट है, ठीक है, इंटरेस्ट क्या है, नॉन मॉनेटरी फिनोमिना है, ठीक। उसके बाद जो विक्सेल है, ठीक है, विक्सेल न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, तो विक्सेल का मानना है इट इज बोथ रियल एज वेल एज मॉनेटरी फिनोमिना, और जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो बोलते थे ये इंटरेस्ट क्या है, एक रियल फिनोमिना है, ठीक है, इंटरेस्ट एक रियल फिनोमिना है। चलिए राइट आंसर की तरफ मूव करते हैं, केंज का 4th, ठीक है, इनमें से आंसर हो सकता है। उसके बाद इरविंग फिशर, ठीक, इंटरेस्ट इज नॉन मॉनेटरी फिनोमिना, दैट इज 2, और उसके बाद विक्सेल दैट इज इंटरेस्ट इज बोथ, और क्लासिकल फर्स्ट, ठीक है, दैट इज 1। सो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेविंग फंक्शन इज गिवन, ठीक है, सेविंग फंक्शन दिया हुआ है, उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है, और पता करना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या होगा, ठीक। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना, उनमें थोड़ा सा आपको जरूरत पड़ेगी पेन और पेपर की, तो इसमें पेन और पेपर से थोड़ा सॉल्व आउट कर लीजिए, आंसर आपका इजीली निकल आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग पता करते हैं, सेविंग फंक्शन इज गिवन -100 प्लस 0.2y एंड इन्वेस्टमेंट इज गिवन 5000, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पता करना है, तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम दो कंडीशन होती है, सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, या फिर एक चीज ऐसा भी हो सकता है, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, दोनों तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व आउट हो सकता है, ठीक। सो सेविंग फंक्शन हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, -100 प्लस 0.2y इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना है 5000, ठीक है। ये वाला वेरिएबल इस साइड लीजिए, 0.2y इक्वल टू, ठीक है, 5000, इसको इधर लेंगे, सो दैट इज प्लस 100, सो 0.2y इक्वल टू 5100, ठीक है। सो y इक्वल टू 5100 अपॉन 0.2, ठीक है, 0.2 यहाँ एक जीरो और लेंगे तो ये जीरो यहाँ से हम लोग इसको हटा देंगे, सो 51,000 अपॉन 2, ठीक है, 51,000 अपॉन 2 करेंगे तो ये कितना आ गया 25,500, ठीक है, y इक्वल टू, तो जिसका भी आंसर ये है बिल्कुल करेक्ट है, 25,500, ठीक है। तो AS इक्वल टू AD से भी ये निकल जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो जो भी आप ऑप्शन आपको इजी लगता है वो आप यूज करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 इकोनोमेट्रिक्स का क्वेश्चन है, और इकोनोमेट्रिक्स फील्ड बड़ा नहीं है, इकोनोमेट्रिक्स फील्ड छोटा है, तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं अब तक के, ठीक है, 2012 से लेके 2020 तक के जितने भी क्वेश्चंस इकोनोमेट्रिक्स हैं, अगर ये भी कर लोगे ना, इट इज मोर देन इनफ है। बेसिक इकोनोमेट्रिक्स आपको नहीं आती तो कोई बात नहीं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही कर लो, तो वो भी काफी हद तक हेल्प करेंगे आपके।
So OLS is applied separately to each equation that is a part of simultaneous equation system. The resulting estimates will be, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हर 1 साल 2 साल बाद पूछता ही है यूजीसी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बायस्ड एंड इनकंसिस्टेंट, ठीक है, बायस्ड एंड इनकंसिस्टेंट इन केस ऑफ OLS अप्लाइड सेपरेटली इनटू ईच इक्वेशन, ठीक है, बायस्ड एंड इनकंसिस्टेंट। और यही क्वेश्चन है, रिपीट 3 या 4 बार तो यही क्वेश्चन रिपीट हो गया कई बार, तो रिपीटेड क्वेश्चन को आप छोड़िए मत, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25, इफ यू रिजेक्ट अ हाइपोथेसिस और व्हेन इट शुड बी एक्सेप्टेड इट इज कॉल्ड, ठीक है, मीन्स वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस बट इट इज ट्रू, ठीक है। ट्रू को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। सो इट इज टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, टाइप 3 एरर, या फिर ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। सो रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, सो इट इज टाइप 1 एरर, ठीक है। तो दूसरा केस है, अगर हम एक्सेप्ट कर दें, एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स, तो कौन सा एरर बन जाएगा, सो इट इज टाइप 2 एरर बन जाएगा, ठीक। तो यहाँ जो ऑप्शन करेक्ट है दैट इज ए, टाइप 1 एरर। चलिए, कुल मिला के यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए, इसमें 25 MCQs थे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। तो आपके देखना आउट ऑफ 25 आपके मार्क्स कितने आते हैं, ठीक है, आउट ऑफ 25 आपके मार्क्स कितने होते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी तैयारी प्रिपरेशन उस लेवल की जारी रखिए, ठीक है। बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 5 के साथ, ठीक। थैंक यू सो मच।